Hello students, today we will discuss the first chapter of your history. This is the French Revolution. स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस चैप्टर के विषय में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ये देखेंगे कि जिस राजा को प्रजा भगवान मानती है, फिर अचानक उसी के खिलाफ विद्रोह क्यों कर देती है, क्या कारण होता है। क्या राजा निरंकुश हो जाता है या फिर राजा उन्हीं नीतियों पे चलता है जिनसे वो अपने आप को केवल भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव मानता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि राजा जो होते थे पुराने समय में, वो अपने आप को भगवान मानते थे या भगवान से भी बढ़ कर के अपने आप को मानते थे। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर में कि क्या कंडीशन होती है कि एक समय राजा बहुत जनता को प्रिय होता है, फिर और धीरे धीरे टाइम आने पर वही राजा जनता की निगाहों में खटकने लगता है और जनता उसके खिलाफ विद्रोह कर देती है। देखिए, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है स्टूडेंट्स, इसमें एक प्लेबैक स्टोरी है। हम आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने एक बास्टाइल जेल है स्टूडेंट्स, जिसको आप देख रहे हैं इस फिगर में। और यहाँ पर आप देखिए कि बहुत सारे लोग बास्टाइल जेल के सामने हैं और उसको गिरा देते हैं। Now, on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in the state of the alarm. The king was commanded troops to move into the city. देखिए, 14 जुलाई की सुबह 1789 को राजा ने अपने ट्रूप्स, अपने घुड़सवारों को, अपने सेना को आदेश दिया कि वो सिटी में जाकर के मूव करें, मार्च करें, क्योंकि राजा को लगा होगा कि हो सकता है जनता हमारे खिलाफ विद्रोह कर दे। Rumors spread that would soon order the army to open fire on the citizens. और जल्दी ही एक अफवाह ये फैल गई कि राजा ने आर्मी को आदेश दिया है कि वो सभी लोगों पर फायर कर दें। Some 7,000 men and women gathered in the front of town halls and decided to form a people's militia. ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि लगभग 7,000 महिला और पुरुष इकट्ठा हो गए टाउन हॉल के सामने और उन्होंने एक जनता सेना या लोगों की एक सेना बनाने को सोचा कि हम लोग एक सेना बन जाते हैं। सो दे ब्रोक इनटू अ नंबर्स ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म। अब जब सेना बनेंगे तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, हथियार चाहिए। इसलिए उन्होंने कई सरकारी बिल्डिंग को तोड़ डाला, केवल इस चक्कर में कि हमको सरकारी हथियार मिल जाएं। फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल्स मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी, स्टॉर्म द फोर्ट्रेस प्रिजन्स द बास्टाइल। अब यहीं पर बेटा क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट द फॉल ऑफ बास्टाइल। देखिए, तो हुआ क्या कि सैकड़ों लोग बास्टाइल जेल की तरफ गए, जो ईस्टर्न पार्ट में था उस सिटी के, पेरिस सिटी के। वहाँ पर जाकर के उन्होंने इस बास्टाइल जेल को तोड़ दिया। वेयर दे होप टू फाइंड हॉर्ड एम्यूनेशन इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलो द कमांडर्स ऑफ बास्टाइल्स वाज किल्ड इन द प्रिजनर्स रिलीज। हुआ क्या कि वो लोग वहाँ पर गए, जेल को तोड़ डाले, वहाँ के कमांडर को मार डाले बेटा, जो बास्टाइल जेल का कमांडर था, और इन्होंने अपने प्रिजनर्स को, अपने लोगों को छुड़ा लिया। हालांकि जो मरने वाले लोग थे केवल 7 ही लोग मारे गए, मीन्स 7 ही लोग अधिकारी या उनके कर्मचारी मिला के थे बास्टाइल जेल के जो मारे गए। एट द बास्टाइल वाज हेटेड बाई ऑल बिकॉज इट स्टूड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। यहाँ अब ये है कि जो बास्टाइल जेल थे उसे सभी लोग घृणा करते थे, क्योंकि वो राजा की शक्तियों का एक प्रतीक था। राजा उसी बास्टाइल जेल में लोगों को बंद कर करके बहुत यातनाएं देता था, जिससे लोग तड़प तड़प के मरते थे, है ना। तो या जो भी व्यक्ति राजा के अगेंस्ट बोलता था, उन सभी को उस बास्टाइल जेल में बंद करके यातनाएं दी जाती थी। इसीलिए बास्टाइल जेल से बेटा सभी लोग घृणा करते थे। और जब उसको गिरा दिया गया तो लगभग पूरी जनता इस बात को बहुत प्रसन्न हो गई कि चलिए राजा के जो एक प्रतीक था उनके निरंकुशता का, उसका अंत हो गया। और यही नहीं बेटा, लोग इतने गुस्सा थे कि जब उसको तोड़ डाले पूरे जेल को, तो उसका जो स्टोन था उन टुकड़ों को उन लोगों को बेच दिया गया जो उसको एक सजा के रखना चाहते थे। मतलब वो ये रखना चाहते थे कि हाँ, राजा की देखिए निरंकुशता को हम लोगों ने तोड़ दिया। द डेज दैट फॉलो सम मोर राइटिंग बोथ इन द पेरिस एंड द कंट्री साइड। फिर क्या हुआ, उन दिनों से संघर्ष चालू हो गया पेरिस में, देहात एरिया में। मोस्ट पीपल्स वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ज़्यादातर लोग तो केवल इसलिए विद्रोह कर रहे थे क्योंकि ब्रेड की प्राइस हाई हो चुकी थी।
ठीक है ना, मतलब रोटी की प्राइस, मतलब खाने की कमी हो चुकी थी, जिससे जो भोजन था, जो अनाज थे बेटा, वो महंगे हो चुके थे। तो इसलिए भी लोग विद्रोह कर रहे थे राजा के खिलाफ। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक बैक अपॉन दिस टाइम्स दे saw एज अ बिगिनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट्स अल्टीमेटली लेड टू द एक्सिक्यूशन ऑफ किंग्स इन फ्रांस। और जब इतिहासकारों ने इसको अपनी नज़र से देखा तो उन्होंने माना कि अब राजा के निरंकुशता का पूर्णतः अंत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है फॉल ऑफ बास्टाइल, इसको आप ध्यान रखिएगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। Students, I also told about the French Revolution. The French Revolution is regarded as a landmark in the human history because of its reaching consequence. It put an end to all the old traditions and institutions and gave birth to the new policies, idea of liberty, equality and the fraternity. देखिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे बड़ा लैंडमार्क है, क्योंकि ये अपने लास्ट निर्णय तक पहुंचती है। और यही नहीं, उस रेवोल्यूशन के थ्रू जो पुराने नियम कायदे कानून थे उनको हटा करके इक्वलिटी को, लिबर्टी को और फ्रेटर्निटी को जगह मिली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं आज फ्रेंच रेवोल्यूशन। Now, the French society during the late 18th century. In the 1774, Louis XVI from Bourbon dynasty ascended the throne of France. 1774 में लुईस 16 बर्बन डायनेस्टी का था, वो फ्रांस की राजगद्दी पे बैठा। अब देखिए स्टूडेंट्स, फ्रांस में ये मान्यता थी, ये प्रथा थी कि जो भी राजगद्दी पे बैठेगा उसका हम नाम लुईस रखेंगे। ठीक है ना, उसका क्या नाम रखा जाएगा बेटा? लुईस। और वो जिस नंबर का होगा वो नंबर उसको दे दिया जाएगा। तो इससे मतलब ये साबित होता है कि ये लुईस 16 थे बेटा, तो इनके पहले 15 भी थे, इनके पहले 14 भी थे, और ऐसे ऐसे करके लुई 10, लुई 5, लुई 1 भी थे। ठीक है ना, तो यहाँ जो लुईस शब्द है, अब इनका कुछ भी नाम हो, सपोज कीजिए, मान लीजिए लुईस 16 का रियल नाम जो है वो जॉन था। सपोज कीजिए इनका नाम क्या था बेटा? जॉन। बट जब इनको राजा बनाया गया तो इनका नाम फिर क्या हो गया? लुईस 16 हो गया। लुईस राजा का नाम रख दिया गया और 16 उनकी नंबर ऑफ सीक्वेंस था। ही वॉज वेलकम बाई एम्प्टी ट्रेजर। जब वो राजगद्दी बैठे तो देश का जो ट्रेजर था, खजाना था, वो बेटा पूरा एकदम से खाली था। द फ्रांस वाज रीलिंग अंडर द ट्रेमेंडस डेप्थ विद द माउंटेड 2 बिलियन लिब्रेस। ठीक है ना स्टूडेंट्स, जब वो राजगद्दी बैठते हैं तो उनके सामने कर्ज तले दबे थे। उनका जो देश था वो कर्ज के तले दबे था। लगभग 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज था उनके ऊपर। अब लिब्रे बेटा वहाँ की करेंसी है, और जो कि उस समय बहुत ज़्यादा कर्ज था उनके देश पर। फॉर मीटिंग दीज एक्सपेंसेस इंक्रीज द टैक्स वाज इनवाइटेबल। अब हुआ क्या कि इन्हीं कर्ज को कम करने के लिए, कुछ और नीड को फुलफिल करने के लिए राजा ने एक मीटिंग बुलाई। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट। अब फ्रांस की जो सोशल कंडीशन क्या थी बेटा, कि वहाँ की सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी। जबकि फर्स्ट और सेकंड 2 स्टेट को, ये स्टेट को प्रिविलेज मिले थे। प्रिविलेज मतलब होता है विशेषाधिकार। किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार जो मिलता है उसको हम प्रिविलेज बोलते हैं बेटा। तो फर्स्ट स्टेट में हम काउंट करते हैं बेटा क्लर्जी को, सेकंड में नोबेलिटी को हम लोग इंक्लूड करते हैं, थर्ड में क्या होते हैं बेटा? बिग बिजनेसमैन, मार्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल, पीजेंट्स, आर्टिसन, लैंडलेस लेबर्स, सर्वेंट एंड सो ऑन। मीन्स इसमें हम जर्नल पीपल को इंक्लूड करते हैं। मतलब पोप हो गए बेटा, क्लर्जी में हम पोप को मानते हैं, जो ईसाई धर्म के सबसे बड़े हेड माने जाते हैं बेटा। उनके बाद नोबेलिटी, इसमें नोबेलिटी में राजा हुए, उनके मंत्री हुए। अब सोचिए, राजा से भी बड़े वहाँ के पोप थे, और इन दोनों लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था। उसके बाद जो थर्ड स्टेट था उसमें सभी लोग आ जाते थे जो जर्नल लोग होते थे। नाउ नेक्स्ट विसा द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए संघर्ष। देखिए पहला क्या था बेटा? पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस ग्रीव एंड सो डिड द डिमांड फॉर ग्रेन। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी बेटा वो बढ़ गई। ठीक है ना, बढ़ने के बाद जब बढ़ गई बेटा तो वहाँ पर क्या हुआ? फूड की डिमांड बढ़ गई।
ठीक है ना। जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे बेटा तो उससे फूड की डिमांड भी तो बढ़ेगी। पहली दिक्कत तो ये हुई। दूसरी दिक्कत क्या थी वहाँ पर, द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर वाइडेंड, दिस लेड द सब्सिस्टेंस क्राइसिस, और वहाँ पर अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंसेस बढ़ता चला गया। स्टूडेंट्स, वन थिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जैसे कि जो लुइस 16 थे, उनकी जो रानी थी, उनका ऑस्ट्रियन प्रिंसेस थी, उनका नाम था मारिया एंटोनेटे। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और बेटा फ्रांस का जो खजाना खाली हुआ उसका एक कारण ये भी था कि लॉन्ग ईयर से वार चल रहा था, जिसकी वजह से फ्रांस का खजाना पूरा खाली हो गया। मतलब फ्रांस के लोग ब्रिटेन से बहुत लंबे समय से फाइट कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारा धन लगा और इनका खजाना पूरा खाली होता चला गया। और ये अपने लिए नहीं कर रहे थे बेटा, ये कर रहे थे अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया था। तो ये अमेरिका का सपोर्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से इन पे खुद ही संकट आ गया वित्तीय। अब स्टूडेंट्स, फ्रांस में इतनी गरीबी थी कि वहाँ पर लगभग जो पीजेंट थे बेटा वो 90% पीजेंट थे, उनकी पॉपुलेशन थी। और जिनको केवल 10% मीन्स 40% बेटा लैंड वो यूज करते थे। मतलब बेचारे वो 90% थे, उनको केवल 40% लैंड यूज करने को मिला था। वहीं पर जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो 60% लैंड का यूज करते थे, और जबकि वो 10% थे। ठीक है ना। मीन्स फ्रांस की 100% पॉपुलेशन में बेटा 90% थर्ड स्टेट वाले थे बेटा, और 10% कौन थे, फर्स्ट और सेकंड स्टेट के थे। और यही नहीं, फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे बेटा, ये लोग 60% लैंड का यूज करते थे अपने लिए, अपने सुख सुविधाओं के लिए, अपना घर बनवाते, बड़े बड़े गार्डन रखते। और वहीं पर जो 90% लोग थे, इनके पास केवल 40% ज़मीन थी बस, और उस पर भी ये खेती करके फर्स्ट और सेकंड स्टेट को टैक्स देते थे। owned by the nobles, church and other rich members of the third state. The members of the first two states, that is the clergy and the nobility, enjoy the certain privilege by the birth. The most important of these were exemption for paying taxes to the state. जो सबसे ज़्यादा इन लोगों को राहत थी फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, वो थी कि इन लोगों को कोई भी टैक्स पेड नहीं करने थे। तो फिर टैक्स किसको पेड करने थे बेटा, थर्ड स्टेट को। These included feudal dues which were extracted from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lords, the work in the house and the fields. थर्ड स्टेट के लोग इनको टैक्स देते थे, इनके घरों में काम करते थे बेटा, ठीक है ना। आर्मी में काम करते थे, बिल्डिंग्स और रोड बनवाते थे, है ना। तो बहुत कुछ काम थर्ड स्टेट से लिया जाता था बेटा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे लिब्रे, यूनिट ऑफ करेंसी इन फ्रांस, डिसकंटिन्यूड 1794, जो 1794 के पहले चलती थी और बाद में उसको 1794 से बंद कर दिया गया। क्लर्जी, अ ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड द स्पेशल फंक्शन इन द चर्च। क्लर्जी वो लोग होते थे जो चर्च में वर्क करते थे। थे अ टैक्स लेवाइड बाय द चर्च, ये बहुत पूछा जाता है कि विच टैक्स अपोज बाय द चर्च, आंसर थे। ये 1/10 होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का। टेल, टैक्स पेड डायरेक्टली टू द स्टेट, जो राजा के थ्रू लगाया जाता था जनता पर। लेट्स स्टूडेंट्स बी डिस्कस अबाउट दिस पिक्चर, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिक्चर्स। लुक हियर, देखिए यहाँ पर ध्यान रखना बेटा कि ये ऊपर ये एक थर्ड स्टेट को मेंबर को शो किया गया है, ये फर्स्ट स्टेट का है और सेकंड स्टेट के व्यक्ति को शो किया गया है। मीन्स ये गरीब व्यक्ति है और ये एक अमीर व्यक्ति है। गरीब व्यक्ति राशन फल पैसे लेकर आता है इनको देने के लिए, बट ये उस पर नज़र भी नहीं लगाते हैं। मतलब ये पैसे लेने के लिए तो बैठे हैं, बट कोई उस पर एक रहम नहीं कर, मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि चलो ठीक हमारे लिए लेकर आया है, कुछ अच्छे से उससे पोलाइटली से हम बात भी कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये समझ रहे हैं कि तो मेरा अधिकार है और इसको देना ही चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखिए बेटा तो यहाँ पर एक मकड़ी का जाला है जिसमें एक मक्खी फंसी हुई है। अब वो मकड़ी ये व्यक्ति है और ये मक्खी इस व्यक्ति को शो किया गया है। नीचे लिखा गया है द नोबल मैन इज द स्पाइडर, द पीजेंट द फ्लाई, द मोर डेविल्स हैज़ द मोर ही वांट। जितना भी आप राक्षसों को धन देंगे वो उतना ही मांगते हैं। मतलब लालची व्यक्ति को आप जितना भी दे दीजिए वो उससे कहीं ज़्यादा ही मांगता है।
ओके स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वॉच माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।